हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 314 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 315 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि किसी भी देश के लिए जितनी महत्वपूर्ण उसकी स्थलीय सीमाएँ हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण जलीय सीमाएँ हैं। कथन के संदर्भ में समुद्री सीमाओं के महत्व का विश्लेषण करें। आपने उत्तर लिखा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई करीब 15,200 किलोमीटर है। इसके महत्व इस प्रकार हैं। आतंकवाद को रोकने में सहायक स्थलीय सीमाएं खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्व रखती हैं। इसके बाद घुसपैठ कमजोर होता है, मादक पदार्थों एवं अन्य प्रकार की तस्करी पर निगरानी रखता है, अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध को बल देता है। ठीक है, मैप आपने अच्छा बनाया है। देश के विकास हेतु जलीय सीमाओं का भी समान महत्व है। द्वीपी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी पा में। देश होने के नाते कई बार भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अतः आतंकवाद व घुसपैठ की समस्या समाधान हेतु महत्व, जैव विविधता की दृष्टि से महत्व, व्यापार लाभ व खनिज संसाधन हेतु महत्व, पर्यटन की दृष्टि से भी इसका महत्व रहा, महत्वपूर्ण संरचना व सामरिक दृष्टि से भी महत्व। इस प्रकार राष्ट्र की एकता व अखंडता की दृष्टि से सीमाएं अक्षुण्णता प्रदान करती हैं। लंबी तटरेखा के सहारे घरेलू व वाणिज्यिक सेवाएं विकसित किया जाता है, जिससे विकास को गति मिलती है। देखिए, इस चीज़ को ना थोड़ा आपने पूरा का पूरा इंडिया स्पेसिफिक ही लिख दिया। इंडिया स्पेसिफिक आपको नहीं लिखना है। आपको इसमें वर्ल्ड के सिनेरियो को सबसे पहले बताना है और फिर आपको इंडिया पे क्वेश्चन को फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर इंडिया दिया ही नहीं है। और जब कहीं पे क्वेश्चन में इंडिया दिया ही ना हो तो हमारा पर्पस हो जाता है कि वर्ल्ड के सिनेरियो को हम एक बार बता दें बिल्कुल अच्छे ढंग से, लगभग 5 से 6 लाइन में, अर्थात 50 से 40 वर्ड्स के आसपास, यानी कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दें और फिर हम इंडिया को बेस बनाएं और तब हम बताएं कि वास्तव में किसी भी देश में इंडिया का जो ये समुद्री सीमा है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? ऐसे आपको लिखना है। जैसे हालांकि हमने आपको तो फ्रेम प्रोवाइड कराया है, बट आपने फ्रेम को ही एक तरीके से लिख दिया है। इसमें आपने अपनी तरफ से भाषा शैली को अमेंड नहीं किया, मतलब आपने पॉइंट फॉर्म में लिख दिया जैसे मैंने पॉइंट वहाँ दिए। ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। कैसे आपको लिखना है, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी भी देश के लिए जितनी महत्वपूर्ण उसकी स्थलीय सीमाएँ हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण जलीय सीमाएँ हैं। ठीक है, आप ऐसा बता दीजिए कि विश्व के कई महाद्वीपों में कई ऐसे देश हैं जिनके लिए उनकी स्थलीय सीमाएं वास्तव में उनकी संप्रभुता या उनकी अखंडता को एकता प्रदान करती हैं, तो वहीं पे जलीय सीमाएं भी कहीं ना कहीं उनके लिए खनिज संपदा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। फिर चाहे वो दक्षिण चीन सागर में चाइना की बात हो, या फिर जापान की बात हो, या फिर यूएसए का यूक्रेन के संदर्भ में विवाद हो, ऐसे आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि काफ़ी डायनामिक हो जाएगा। और जब आप ये बता देंगी तब आप बताएंगी, स्मरणीय हो कि भारत की समुद्र तटीय रेखा न केवल उपयोगी है बल्कि 15,200 किलोमीटर की इतनी लंबी होने के कारण ये काफ़ी महत्व भी रखती है। अब बताइए इसमें जितने भी महत्व के कारण हैं उनको ढंग से, कि किस तरीके से ये स्थलीय सीमा खनिज संसाधनों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, कैसे ये प्राकृतिक गैस, तेल, सेल गैस के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे मादक पदार्थों और अन्य तस्करी पदार्थों पर रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो जो ट्रेड होता है जलमार्ग के द्वारा वो काफ़ी अच्छा हो सके। ऑलरेडी हमारे यहाँ आतंकवादी जो घटनाएं हुई उनमें से समुद्र का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, जैसे 26/11 की घटना हो। तो आप ये चीज़ ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे क्या आपने पीओके बनाया क्या? ये मत बनाना पीओके उनका नहीं है, हमारा ही है। मतलब कितना भी कुछ हो जाए ना, आपको यहाँ पे तो बिल्कुल अडिग ही रहना है कि नहीं, ये तो इंडिया हमारा ही है पूरा, ठीक है। ये लाइन तो बनानी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देशभक्ति होनी चाहिए ना हम लोगों को। जब पाकिस्तान वाले बनाते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत बना सकते हैं। तो ऐसे आपको इसको बताना है। जैसे आपने यहाँ पे बताया ना जलीय सीमा, आपने क्या किया, टुकड़े टुकड़े में बता दिया और केवल
इंडिया को ही बता दिया, ठीक है, इंडिया को ही नहीं बताना है, इसमें आपको वर्ल्ड के इनपुट को डालना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको शायद इस पे हमारी आपकी डिबेट भी हुई थी, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि आपको लगभग 25% आपको क्या करना है, वर्ल्ड को डालना है, ठीक है, और लगभग 75% आपको इंडिया को डालना है, ठीक है। और ऐसी ही चीज़ें आपको ऐसे में भी मिलती हैं। जब आप ऐसे लिखती हैं और ऐसे में जब बात आती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड और वहाँ पे भारतीय महिला ना दिया हो, तो आप समझ जाना कि उस पूरे ऐसे में 25% जो वर्ड आएंगे वो वर्ल्ड के सिनेरियो से होंगे और 75% जो वर्ड होंगे वो इंडिया के होंगे। यानी कि 250 शब्द, लगभग 300 शब्द हमें लिखने पड़ेंगे किससे, वर्ल्ड से, और लगभग 700 से 800 वर्ड हमें किस पे लिखने पड़ेंगे, इंडिया पे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी ऐसे जब कराएंगे, और ऑलरेडी ऐसे में हमने आपको बता ही रखा है, जो ऐसे आप लोगों ने राइटिंग डिस्कशन की सीरीज़ देखी होगी कि वहाँ पे आपको कैसे पॉइंट को ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि वास्तव में इसमें हमें किस तरीके से उत्तर को लिखना है। अब दिमाग में आया होगा कि सर फिर आपने इंडिया का मैप क्यों बनवाया। तो इंडिया का मैप इसलिए बनवाया क्योंकि इंडिया का मैप बनाना आसान है, ठीक है। वर्ल्ड का मैप इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि वर्ल्ड तो आप पढ़ नहीं रही हो जो वर्ल्ड के लिए आपको ज़रूरत पड़े, और वर्ल्ड का यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है मैप, तो इसलिए वर्ल्ड का मैंने नहीं बनवाया मैप, ठीक है ना। तो ये इस कारण से मैंने मैप नहीं बनवाया। दूसरी एक और रीज़न बात है कि ऐसे ही आपको लगभग GS1 में 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जिनमें आपको मैप बनाने का अवसर मिलता है। तो मे भी हो सकता है कि इससे पहले जो 2 आंसर आपको मिलें उनमें किसी में एक को वर्ल्ड की बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप वहाँ वर्ल्ड बना दें, यहाँ आप इंडिया बना दें, है ना। तो ये काम इसलिए हमने वहाँ पे आपको नहीं बताया कि आप यहाँ पे वर्ल्ड के मैप को भी दर्शाएं और इंडिया को भी दर्शाएं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकती हैं। आप इसको थोड़ा अमेंड कीजिए और थोड़ा अच्छे ढंग से लिखिए, जैसा कि मैंने आपको फ्रेम दिया है, लेकिन उसमें भाषा शैली को और अच्छे से करिए, तब आपका उत्तर बेहतरीन होगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप जल्दी में उत्तर लिख रही हैं, हालांकि आपने अभी तक कभी इतनी फास्ट मोड पे उत्तर नहीं लिखती थी, आप सोच कर लिखती थी, अपनी भाषा शैली का उपयोग करती थी, मौलिकता लाती थी, और वही मौलिकता तो लाना है। देखिए पॉइंट हम तो देते हैं, हम पॉइंट इसलिए थोड़ा ना देते हैं कि आप उन्हीं पॉइंट को लिख कर बस काम चला दें, ऐसा नहीं है। हम आपको चाहते हैं ना कि हम आपको सिखाएं, गलती होगी होने दो। देखो होता क्या ना, हम लोग इसलिए डरते हैं कि हमसे भाषा शैली सही निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अरे क्या हो जाएगा, एक बार ही तो गलती होगी ना, दोबारा तो आप बेहतरीन ढंग से लिख लेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, आप में से जितने भी बच्चे आंसर लिखते हो, 2 चीज़ें अपने दिमाग से हटा देना हमेशा के लिए। अगर ज़िंदगी में आपको दुनिया का सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग सीखना है, तो पहला ये कि मेरी बेइज्जती होगी, दूसरा ये कि मैं गलत कहीं ना लिख दूँ। ये 2 चीज़ें हटा देना। देखो इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि जिसने भी आज सीखा है उसने कभी गलती नहीं की। आपसे भी बड़ी बड़ी गलतियां लोग करके आज महान बने बैठे हैं। कभी एलन मस्क साहब की आप हिस्ट्री पढ़ना कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया था, मतलब ऐसा बेचा था ज़िंदगी में कि दिवालिया हो गए थे, लोग उन पर डाउट करने लगे थे। उनसे जब अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था उनका, तो उनसे पूछा गया कि आपका मन नहीं हुआ छोड़ने का, मतलब अपना मिसाइल प्रोग्राम आप बंद कर दें, SpaceX को बंद कर दें। उन्होंने कहा नहीं, मन नहीं हुआ। बोले लास्ट ऑप्शन आप क्या अपना सकते थे? बोला मैं सब कुछ बेच सकता था, अपना शरीर भी बेच देता, लेकिन अपने गोल को जरूर फुलफिल करता। बोले दुनिया की अगर बेइज्जतियों से मैं डरूंगा, दुनिया बेइज्जती करती है, इंसल्ट करती है, तो मैं आज इस मुकाम पे ना होता। और वही आपको करना है। और वैसे भी आपको अच्छी बात पता होनी चाहिए कि आपका मास्टर कभी भी आपके बारे में बुरा भला नहीं कहता। मतलब आप बुरा आंसर भी लिखेंगे तो भी हम ये नहीं कहते कि आप आंसर बहुत बेकार लिखते हो, आप लिख ही नहीं सकते हो। कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। आप कितने भी बच्चों का देख लीजिए। हाँ, हम क्या कहते हैं आपसे कि देखिए ये आप कॉपी पेस्ट ऐसे मत किया करिए, आप इसको मौलिक लिखिए। मतलब हम आपको सुधारात्मक रवैये से बताते हैं, हम आपको डांटते नहीं हैं। आप में से कुछ बच्चों को लगता होगा डांट देता है मास्टर, बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग सीखोगे। एक दिन में थोड़ा ना आप 30 मार्का बन जाओगे, या एक दिन में हम आपको बहुत बेहतरीन आंसर नहीं सिखा सकते। तो वही काम कीजिए कि आप लिखा करिए, डरिए मत, कोई भी मत डरिए। किसी भी बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। और देखना आप जब 3 महीने 4 महीने हो जाएंगे ना, अपने आप डर खत्म हो जाएगा, उत्तर लेखन इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आपकी लेखनी आपकी चाकरी करने लगेगी। और जिस दिन आपकी लेखनी आपकी चाकरी करने लगेगी, उस दिन मैं डांट सकता हूँ आपको
कि नहीं मैडम जी आप इसमें ये चीज़ मत करिए, ऐसे पॉइंट मत लिखिए, पॉइंट को अच्छे ढंग से लिखिए, है ना, तो वो चीज़ करेंगे। तो आप इसमें अपनी भाषा शैली जोड़ा करें, थोड़ा गूगल को भी सर्च किया करें, थोड़ी अलग अलग आप देखा करें कि अच्छा ऐसी टाइप के क्वेश्चन पे हम कैसे लिखेंगे। अब आप लोग क्या करते हो ना, गूगल पे जब सर्च करते हो तो सर्च नहीं कर पाते हो, आप ऐसे सर्च किया करो कि स्थलीय सीमाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, या समुद्री सीमाओं का महत्व, ऐसे डाल दो कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन लाइंस, अपने आप पता लग जाएगा कि अच्छा हाँ इतनी महत्वपूर्ण बातें, कम से कम 3 पॉइंट तो वहाँ आपको मिल ही जाएंगे, 3 से 4 पॉइंट, और उसी को कहानी बना के गढ़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे ही आप पॉइंट लिखती रहीं ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए 5 पॉइंट ये आपने दिए, 5 ये दिए, 10 पॉइंट दे दिए, एग्जामिनर बोर हो जाएगा, नंबर ही नहीं देगा आपको, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि वास्तव में हमें इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है और किस तरीके से इसमें भाषा शैली को ऐड करना है ताकि हमारा उत्तर बेहतर से और बेहतर बन सके। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।